नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली का तापमान जो है वो लगातार गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली और दिल्ली की वजह से पूरे देश भर का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। संसद में लगातार संग्राम चल रहा है, दोनों तरफ से जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर के पूरी राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस की तरफ से और पूरे विपक्ष की तरफ से कल ही एक बड़ा ऐलान किया गया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया गया था। करीब 60 से ज्यादा सांसदों ने दस्तखत करके उस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से जो उपराष्ट्रपति हैं और सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन पर जोरदार हमला बोला और कहा कि वो तो एक तरह से बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उसमें हैरानी क्यों है? किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की शायद ही कोई संवैधानिक संस्था बची है जिस पर कांग्रेस और विपक्ष ने हमला न किया। सभापति बचे हुए थे, अब उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो है वो भले ही कितने तर्क दे, उन तर्कों पर डिबेट हो सकती है, होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए, संसद के बाहर होनी चाहिए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से इतर जो है एक पूरी की पूरी सीरीज है, पूरी की पूरी कहानी है। वो ये है कि इस देश में कांग्रेस और विपक्ष 2014 के बाद से हर संवैधानिक संस्था पर एक एक करके लगातार हमले कर रहा है। एक संस्था बता दीजिए जिस पर कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से हमला ना हुआ हो। आज हम देख रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाया गया। साल 2023 में यह तैयारी हो गई थी कि लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। सेना को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई बार इस तरह के बयान आए जो सवाल उठाते हैं। देश की अदालतों को लेकर के, चुनाव आयुक्त को लेकर के, देश की कौन सी संस्था बची है जिस पर विपक्ष ने इस तरह से हमला न किया हो और जिसको लेकर सवालों के घेरे ना खड़े किए गए हों, जिसको लेकर संशय के बादल ना बरसाए गए हों। यह लगातार हो रहा है और फिर दुहाई संविधान की दी जाती है। तो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या ये जो संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने की जो मुहिम है, क्या ये उसी का हिस्सा है, या फिर दरअसल जिस तरह से जॉर्ज सोरोस को लेकर के बीजेपी हमलावर है, क्या उसको लेकर ध्यान बटाने की कोशिश है, या वाकई में जगदीप धनखड़ जो हैं वो इतनी खराब तरह से जो राज्यसभा उसका संचालन कर रहे हैं कि विपक्ष को मजबूर होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। लेकिन इसमें एक बात और है। मेरा आज का विषय जो है, आज का जो मेरा शीर्षक है वो भी बड़ा दिलचस्प है और मेरा आज का शीर्षक है भारत पर अविश्वास, सीरिया बनने की आस। अब आप सोच रहे होंगे कि जगदीप धनखड़ के मामले में ये भारत पर अविश्वास और सीरिया बनने की आस, ये शीर्षक क्यों? ये मेरा आज का शीर्षक यही बता रहा है कि भारत की हर संस्था, हर संवैधानिक संस्था को डिस्क्रेडिट करने की, हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। तो अविश्वास सिर्फ जगदीप धनखड़ पर नहीं है, बल्कि पूरे भारत पर 2014 के बाद एक अविश्वास जो है वो खड़ा कर दिया गया है। और अविश्वास इसलिए है क्योंकि भारत बांग्लादेश नहीं बना, भारत सीरिया नहीं बना। आज विपक्ष के एक नेता संजय राउत ने आज एक और बहुत ही खराब शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से सीरिया में हो रहा है, आप सीरिया में जान रहे हैं क्या हो रहा है, सीरिया की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर जो है कत्लेआम हो रहा है, कैसे वहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है, कैसे वहाँ पर सत्ता पलट दी गई है। अब उसको लेकर के संजय राउत ने कहा है कि किसी दिन भारत में भी ऐसा हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ेगा, सीरिया में जैसे हुआ। कल तक यही लोग भारत को बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे थे, आज सीरिया बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको भारत की हर संस्था पर अविश्वास है, लेकिन भारत के सीरिया बनने की आस है। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा सुनिए आज क्या कुछ हुआ दिन भर में और किस तरह से आज दोनों तरफ से जबरदस्त वार प्रतिवार किया गया। सुनिए जरा। अगर डिसरप्ट होता है
तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब हैं और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज़्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश बहुत उद्वेलित है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, इससे पहले भी आप देखिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री जी को भी बख्शा नहीं गया। महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सच्चाई बताया है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप सारी जो संस्थानें हैं उनको ख़त्म करने का काम करेंगे, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ख़त्म करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। क्या ये देश में ये सब कुछ चलेगा लोकतंत्र के नाम पर? और जनता कितने दिन तक चलाएगी? कभी ना कभी उनकी सहनशीलता का अंत हो जाएगा। और जिस तरह से कल सीरिया से वहाँ के प्रेसिडेंट, क्या उनका नाम, बदर, देश छोड़ भाग गया ना, भगाया लोगों ने तोड़ के। कभी ना कभी इस देश में भी एक क्रांति हो सकती है। तो कभी ना कभी भारत में भी इस तरह की क्रांति हो सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री को सीरिया में जिस तरह से असद भागे उस तरह से भागना पड़ सकता है। पहले बांग्लादेश को लेकर का चल रहा था, ये सब कुछ कहा जा रहा था कि जिस तरह से शेख हसीना का हाल हुआ वही जो है नरेंद्र मोदी का हाल होगा। और अब उन्हें उम्मीद है कि असद के साथ जो कुछ हुआ वो भारत में रिपीट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत पर अविश्वास, सीरिया बनने की आस। इसी पर आज दो टूक करेंगे। मेरे साथ आज चार मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवाओ। मेरे साथ फिलहाल तीन मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। और मेरे साथ बहुत जल्द रोहन गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। तहसीन पूनावाला जी, मैं सोच रहा था अगर आप मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, थोड़ा आप मेरी मदद कीजिएगा। कोई एक देश की संस्था बताइए जिसको लेकर के पिछले 2014 के बाद से जिस पर सवाल नहीं उठाए गए, जिस पर कहा गया बड़े बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कोई तो एक संस्था होगी जो देश में काम कर रही है अच्छे से। अशोक जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो विपक्ष का कर्तव्य है कि हर संस्था पर, और हर संस्था किस तरह से चले लोकतंत्र के दायरे में, उस पर बातचीत करें, उस पर वार्तालाप करें। मुझे लगता है उसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल कोई गलत नहीं, एकदम कोई गलत नहीं। आप बिल्कुल सही है, आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। विपक्ष का काम है आलोचना करना,
लेकिन मैं जस्ट ऐसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कोई एक संस्था देश की है जो अच्छा काम कर रही है? क्योंकि 2014 के बाद से मैंने सुना नहीं। अगर मैं आपको गिनवाता भी हूं, सुनिए, मैं उसके बाद दोबारा सवाल पूछूंगा। मैंने कहा उपराष्ट्रपति को लेकर अभी चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के राष्ट्रपति के लिए किस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, आपको याद होगा। राष्ट्रपति को जो शब्द बोला गया था वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। देश की संसद को लेकर के कांग्रेस ने ट्वीट किया था और देश की संसद को लेकर बता दिया था कि मोदी अपना महल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और देश की जो अन्य अदालतें, चीफ जस्टिस को लेकर जो कुछ टिप्पणियां की गई आपसे छुपी नहीं है। सेना और सेनाध्यक्ष को लेकर जो सवाल उठाए गए उससे छुपे नहीं है। आरबीआई, सेबी, ईडी, ये सब संस्थाएं तो रोज ही ये गाली खाती है, कोई बात नहीं। साथ साथ जनता को भी रणदीप सुरजेवाला ने राक्षस कह दिया था, मतलब जनता को भी नहीं छोड़ा था। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, सब पे सवाल उठाने चाहिए, विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का काम है अंकुश रखना, लेकिन कोई तो एक संस्था होगी जो बड़ा ठीक से काम कर रही होगी, कभी कभी तारीफ भी कर देनी चाहिए विपक्ष को। संस्था है जो अच्छी काम, जो संस्था है जो कुछ अच्छा काम करिए, और वो विपक्ष की संस्था। विपक्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष में कुछ ऐसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी सब फ्लॉप चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्लॉप चल रहा है, मुझे ये लगता है कि संस्थाओं को लेकर पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होनी चाहिए, उन पर वार्तालाप होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने माननीय उपराष्ट्रपति और चेयरमैन और राज्यसभा का जिक्र किया, जिस तरह से राज्यसभा को बार बार स्थगित किया जाता है जब विपक्षी दल सवाल उठाना चाहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो, गंभीर मुद्दा है, चाहे वो उद्योगपति का मुद्दा हो, उससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन वो एक मुद्दा है, चाहे वो सीरिया का मुद्दा हो, म्यांमार का मुद्दा हो, अन्य मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, संबल का मुद्दा है, बार बार उपराष्ट्रपति, वाइस चेयरपर्सन जिस तरह से पार्लियामेंट को स्थगित करते हैं, सरकार को एक ईजी रूट देते हैं एस्केप करने के लिए। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। परसों की बात कर ले, फ्राइडे की 50,000 का एक बंडल मिला, आपने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। अब सोचिए इस चीज़ को, 50,000 रुपये के लिए 2-3 करोड़ आपने वेस्ट कर दिए। क्यों कर रहे हैं ऐसे उपराष्ट्रपति जी? मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, किसान नेता है, बहुत गरीब घर से वो ऊपर आए। मनमोहन सिंह जी भी आए थे, क्या स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी उनकी आलोचना नहीं करती थी? अरुण जेटली जी उनका आलोचना नहीं करते थे? शायद आपको अरुण जेटली जी ने कहा था कि हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष तो हंगामा करेगी, वो सवाल उठाएगी, वो कहेगी हमारा एजेंडा चलाओ। सरकार हाउस क्यों नहीं चलाती? पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद सरकार डिबेट से भाग रही, ये दिक्कत है। नहीं, हाउस चलाने में, हाउस को लेकर के जो चीज़ों आपने सवाल उठाया उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं, मैं हाउस से इतर भी बात कर रहा था जी। अगर मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि ठीक है भाई, सब संस्थाओं पे सवाल उठाने का हक है, लेकिन क्या आप सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कह देंगे? आप राष्ट्रपति को राष्ट्र सो कॉल्ड डैश 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 कह देंगे? आप हर जनता को राक्षस कह देंगे क्योंकि जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया? तो मैं ये कह रहा हूं कि हर संस्था से इस तरह की दुश्मनी क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि उन्होंने मोदी को वोट दे दिया। वो गलत है। जो जिन उदाहरणों का आपने जिक्र किया वो गलत है। आप जिसने आपने जिक्र किया कि जिस महाशय ने राक्षस कहा, वे अपना राज्यसभा अपने सूबे से नहीं जीत सकते, ये सच्चाई है। वो अपना राज्यसभा अपने सूबे से नहीं जीत सकते। तो ये चीजें हैं, ये सच्चाई है। और एरोगेंस तो रावण का भी नहीं टिका था ना, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था, अहंकार। तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल रोज आलोचना करनी चाहिए, सुबह आपको आलोचना करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आलोचना का एक दायरा होता है, एक डिसेंसी के दायरे के अंदर रहकर आपको आलोचना करनी चाहिए, सुबह शाम करनी चाहिए, उसमें कोई आपको नहीं रोकता। तो कहीं यहाँ पर भी विपक्ष चुकती है। मुझे लगता है आलोचना करना उनका कर्तव्य है, लेकिन किस तरह से आलोचना करते हैं वो भी जरूरी है। अभी एक जोकर है विपक्ष में, मैं तो उनको जोकर ही कहता हूँ, सीरिया से भारत को कंपेयर कर दिया। देखिए, मैं भाजपा के खिलाफ, लेकिन सीरिया का कोई कंपैरिजन है? तो इससे क्या होता है, पूरे विपक्ष का नाम खराब होता है। आप कभी कभी सोच समझ, आप सोचते नहीं हो, आप बस एक फ्लो में चले जाते हो, आप कुछ भी कह देते हो। अब सीरिया में जो रेवोल्यूशन हुआ है, जिन लोगों ने रेवोल्यूशन किया है, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, वो आतंकवादी है। वो एक्चुअली आतंकवादी है। वो एक्चुअली चाहते महिलाएं नहीं पढ़े, वो एक्चुअली एक शरिया स्टेट इंप्लीमेंट करना चाहते। क्या आप चाहते हो इस तरह का रेवोल्यूशन, नॉट शरिया स्टेट, पर इस तरह का रेवोल्यूशन जहां लोकतंत्र नहीं हो, वो भारत के अंदर हो? सीरिया के अंदर क्या ये जो HTS ग्रुप आया वो लोकतांत्रिक ग्रुप है? ये किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करनी चाहिए। ये जरूरी है कि भाजपा की सरकार जाए, हटे, क्योंकि बहुत परेशानी है इस देश के अंदर, बहुत ज्यादा परेशानी है, और भाजपा की सरकार को मौका मिल रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। ये
पार्लियामेंट चलना चाहिए, उनको उनसे सवाल पूछने चाहिए। बांग्लादेश में फेल हो गए, सीरिया में फेल हो गए, सीरिया को लेकर प्लान भी क्या है आज तक हमें नहीं पता। तो ये सरकार की भी जवाबदारी है कि वो हमें बताए, आवाम को बताए क्या हो रहा है। बट इस तरह की बातें करते तो लोग भी नाराज हो जाते, तो विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आलोचना होनी चाहिए, इसमें तो मैं कोई उस पर दो मत हो ही नहीं सकते। लेकिन आपने ठीक कहा आलोचना कैसे होनी चाहिए, और आपने जोकर कहा, मैं तो उनको नॉटी कहता हूं क्योंकि उनका प्रिय शब्द नॉटी था। और नॉटी उनका किस सेंस में किसको कहा गया था वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि फ्लो में कह गए होंगे वो जो नॉटी थे, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो लोग कल तक बांग्लादेश कह रहे थे ना बनाने की, वो आज सीरिया की बात कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा, अभी कुछ दिन पहले जो है फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात बन रहे हैं। तो आप भारत में 2014 के बाद आपको कभी बांग्लादेश दिखाई देता है, कभी सीरिया दिखाई देता है, और वो इसलिए क्योंकि आप लगातार जनता आपको ठुकरा रही है। तो आप सवाल है कि बिल्कुल ठीक है, आपको बीजेपी को हराना है, जनता का मन जीतिए, जनता के मुद्दे लेके जाइए, जनता का विश्वास जीतिए, और उसके बाद मोदी को हराइए, मोदी को हटाइए, बीजेपी को हटाइए। लेकिन आप जो है आप आलोचना की बात कर रहे हैं। आप देखिए मैंने आपको कितना समय दिया, अभी रोहन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी शुक्रिया, आ रहा हूं आपके पास। आपको मैंने इतना समय दिया आलोचना करने के लिए, लेकिन हम आलोचना करने के लिए कहते हैं तो मीडिया को बहिष्कार कर दिया जाता है कि मीडिया जो है मौका नहीं देता। अरे हम तो कहते हैं आइए ना, आपको खुले मन से आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना भी करिए तो उस तरह से जिस तरह से तहसीन पूनावाला करते हैं, जिस तरह से डिसेंसी में कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं, आलोचना करिए, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए। आप मर्यादा तोड़ेंगे, लांघेंगे, और उसके बाद आप चाहेंगे कि एक अनार्की, और उस अनार्की के साथ जो है देश आपके साथ डांस करे, मुझे लगता है वो तो नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, आपने जो मुद्दे उठाए रोहन जी, तहसीन जी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से संसद चल रही है ना, और राज्यसभा में वो मौका नहीं देते हैं, उपराष्ट्रपति जो है वो मौका नहीं देते, अवसर नहीं देते हैं, और इसलिए जो है बीजेपी जो है सदन नहीं चलने दे रही। जबकि वो बार बार अरुण जेटली जी की बात आती है, उनकी याद दिलाई जाती है कि भाई सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और आप लोग कभी 50,000 का गड्डी मिली उस पर संसद नहीं चलती, कभी जॉर्ज सोरोस पर नहीं चलती। तो इस तरह से क्यों हो रही है? अशोक जी, जब विपक्ष की नियत में खोट है उसके कारण संसद नहीं चल पा रही। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपको याद होगा जब मणिपुर की घटनाएं हो रही थी, विपक्ष ने बहुत जम जोर से कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री को इस पे स्टेटमेंट करना चाहिए, एक विशेष सत्र आना चाहिए। सरकार ने उस बात को माना, सत्र बुलाया, प्रधानमंत्री जी बोलने खड़े हुए, विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। अब अगर इनकी नियत में ही खोट है, उनको डिस्कशन में इंटरेस्ट नहीं है, उनको डिस्ट्रप्शन में इंटरेस्ट है, उनको संसद का उपयोग, क्योंकि वो लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि संसद में ये माहौल क्रिएट करके हम लोग एक सेटिस्फेक्शन पाएंगे, देखो हम लोग स्कोर करें। आप स्कोर नहीं कर रहे हैं, देश की जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं, देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और हर एक संस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। जो ईवीएम झारखंड में ठीक है, जो ईवीएम जम्मू कश्मीर में ठीक है, वो ईवीएम महाराष्ट्र में खराब हो जाता है, वो ईवीएम हरियाणा में खराब हो जाता है। तो डबल स्टैंडर्ड कैसे चल सकता है? आप विदेशी ताकतों के सहारे पे चलकर देश की संसद को नुकसान करते हैं, देश की जनता के पैसे को नुकसान करते हैं, शेयर मार्केट को नुकसान करते हैं। जब आपकी जनता से जुड़ा भी कट चुका है अशोक जी, तो यह हाल होना ही है। पूरे देश की जनता, ये पहली बार होगा कि विपक्ष जो है जनता के इश्यू उठाने में पूरी तरह से नाकाम हुआ है। उनके इश्यू ऐसे इश्यू है कि जब इंडी गठबंधन के सारे नेता भी उसमें नहीं जुड़े। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट, या बाकी अब ऐसा हाल हो गया है कि कांग्रेस पार्टी का जो ड्राइवर सीट में होने का अधिकार है वो भी छीनने जा रहा है, क्योंकि जिस आपको गाड़ी सौंपी है, जिसको आपने, अगर वो ड्राइविंग ठीक से नहीं कर पाता तो ड्राइवर तो बदला जाएगा। तो अशोक जी, पूरे देश को समझना होगा, पूरे विपक्ष को समझना होगा कि लोकसभा में आपको जनता ने जो मौका दिया था, वो मौका आपने गवा दिया है कि कहीं ना कहीं आप इश्यू समझ नहीं पाए कि देश की जनता आपसे क्या चाह रही। और संसद में भी जो आपने माहौल खड़ा किया है, एक भी इश्यू आप उठा नहीं पा रहे। इतने सत्र के ऊपर खराब होते जा रहे हैं, और आप देश की जनता आपका माहौल देख रही है। सदन चलाना सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं रोहन जी, पर सदन चलाना, मैं आ रहा हूं तहसीन, क्योंकि जैसे ही आपने ड्राइवर बदलने की बात की, तहसीन ने तुरंत हाथ खड़ा किया। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन और इत्तेफाकन रोहन गाड़ी में है। तहसीन भाई तो बेचारे कब से पीछे बैठ के कांग्रेस की गाड़ी चला रहे। जितना वो सेवा कांग्रेस की दे रहे, तो कोई कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता नहीं दे पा रहा। उनको कल ड्राइविंग सीट में ला रही है कांग्रेस पार्टी। बताइए तहसीन भाई, आज इस पे एक डिबेट हो जाए। लेकिन कांग्रेस ला रही है, ये मेरा निस्वार्थ एकलव्य की तरह सेवा करते जा रहे हैं कांग्रेस की। ये मेरा विषय नहीं है, किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन रोहन जी, जो तहसीन कह रहे हैं कि भाई सदन चलाना सरकार की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सदन चले, उसके लिए जो है प्रयास किए जाए।
क्या प्रयास नहीं किया अशोक जी बताइए। आज राज्यसभा हो या लोकसभा हो, विपक्ष को नेता को बुलाकर, सब नेताओं को बुला पे बैठक हुई, सत्र शुरू हुई, उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा पर आपका डिसाइडेड डिजाइन है कि नहीं, हमको तो सोरोस के डिजाइन पे चलना है, विपक्षी ताकत, तो आप कर क्या सकते हैं, आप बताइए ना। क्या प्रयास नहीं हुआ, कौन से मुद्दे, कौन से जनता को टच करते मुद्दे मुझे बताइए। इतने 4 बिल, इंपॉर्टेंट बिल जो है पेश किए गए, क्या डिस्कशन हुआ मुझे बताइए। आज होना क्या चाहिए, संसद में जब आप जाते हैं, जो बिल्स हैं उसके ऊपर एक स्टडी होता है, जनता देखती है कि आप विपक्ष में, क्या आपका स्टडी है उन बिलों पे। मुझे बताइए अशोक जी, पूरा जब से ये विपक्ष है, जब तक संसद चल रही है, कौन से बिल पे आपने एक सकारात्मक डिस्कशन संसद में देखा? ओके, ये ड्रामा का टाइम नहीं है ना, आप किसी को राजनाथ सिंह को कुछ पकड़ा देंगे, ये क्या हो रहा है, ये मजाक नहीं चल रहा, ये बच्चों का खेल नहीं है। आपको अगर इश्यू उठाना है, उसको एक तरीका होता है, उसको उठाइए, पर आप ही चाहते हैं कि डिस्ट्रप्शन हो क्योंकि आपके पास इश्यू नहीं है, उसका कुछ सत्ता पार्टी उसका कुछ नहीं कर सकती। ओके तहसीन, ये एक बात से वो कह रहे हैं कि भाई जो है नीयत जो है ठीक नहीं है, और उन्होंने सही उदाहरण दिया। अक्सर हमारे डिबेट्स में बार बार मणिपुर का मुद्दा उठता है, लेकिन ये बात तो सही है ना, मणिपुर जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मैं मणिपुर पर आता हूँ, लेकिन उसके पहले क्योंकि रोहन भाई और वर्तमान सेशन की बात चल रही है, संजय सिंह भाई ने नोटिस दिया है कि किसानों के मुद्दों पर डिस्कशन करना है। पंजाब से किसानों को रोका गया है दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर। समाजवादी पार्टी ने नोटिस दिया है कि उन्हें संभल पर डिस्कशन करना है। टीएमसी ने नोटिस दिया है कि उन्हें बांग्लादेश के ऊपर डिस्कशन करना है। मान लेते कांग्रेस खराब, 1 मिनट हम मान लेते कांग्रेस खराब है, इन मुद्दों पर क्यों डिस्कशन नहीं हो रहा है? आप नोटिस तो मिला है, ये डिसाइड भी हुआ था बिजनेस एडवाइजरी हाउस में कि इन मुद्दों पर डिस्कशन होगा। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी उन्हें बचाए, जो भी इसका सोल्यूशन हो वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे जो भी आप सीए का डेट बढ़ा दे, जो भी करे, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। भारत को ब्रीफ करना चाहिए कि क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, हमारा प्लान बी क्या है। सीरिया के अंदर जो घटना घटी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, हमारे एसेट्स है सीरिया के अंदर और उस रीजन के अंदर, हमारे भारतीय लोग हैं उस रीजन के अंदर, वो हमारा प्लान बी क्या है। असद भारत का दोस्त था। 2023 में हमारा हाई लेवल डेलीगेशन गया था सीरिया, तो प्लान भी क्या संसद के माध्यम से नहीं बोलना चाहिए। मान लो सॉरोस भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई उस 90 साल के व्यक्ति को पकड़ते लाइए भारत के अंदर, प्रोसिक्यूट कीजिए। मान ले आपका यह कहना है कि माननीय सोनिया गांधी जी का उनके साथ कोई लेन देन है, तो आप कोर्ट में उन्हें प्रोसिक्यूट कीजिए। पार्लियामेंट आप क्यों नहीं चलने दे रहे? ओके, ये कौन सी बात? चलिए रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अभी मैंने जब बात की कि मुद्दों का अकाल, इन्होंने सही बात की बांग्लादेश। मुझे बताइए विपक्ष का प्रोसेसर इतना स्लो क्यों है? इनको 4 महीने बाद ये बात क्यों समझ में आ रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे बात करनी चाहिए? कल अशोक जी हमने और आपने 10 डिबेट की होगी, विपक्ष का एक नेता तब बोलने को तैयार नहीं था। महाराष्ट्र के परिणाम आए तब उनको बांग्लादेश के हिंदू याद आ गए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस प्रकार से कार्रवाई हो। पर जो आप तहसीन भाई बात कर रहे हैं, मुझे बताइए विपक्ष के कौन से नेता या कौन से सांसद उन इश्यूओं को उस तरीके से उठा रहे हैं? आपको तो अडानी इश्यू पे डिस्कशन करना है। जो इश्यू पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, उसके बाद 17 आता है, लोगों का करोड़ों लाखों करोड़ डूब जाता है, उस मामले पे जब वापस स्टॉक मार्केट रिबाउंड होता है, आज वो इश्यू पे वापस डिस्कशन करके बाकी इश्यू को बाकी छोड़ना, ये तो गलती तो विपक्ष की है। और ये इश्यू पे दूसरी पार्टियां भी उनके साथ नहीं करी। समाजवादी पार्टी के साथी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए, पूछिए उनको। जब आपको ही मालूम नहीं है कि कौन सा इश्यू देश के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ना नहीं कर रहा हूं, तहसीन भाई के साथ कर रहा हूं, ये इश्यू पर डिस्कशन होना चाहिए, पर आपका मुख्य इश्यू क्या है आप बताइए। सरकार ने ना नहीं बोला, सारे डिस्कशन होगा, पर आप ये चाह रहे हैं नहीं, ये इश्यू पे आज विपक्ष, आज विदेश में किसी डिपार्टमेंट ने एक कंपनी के खिलाफ एक्यूजेशन किया, विपक्ष के नेता चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे भैया प्रूव तो होने दीजिए। किसी ने आरोप लगाने से आपको अपने देश पे भरोसा नहीं है, विदेश की आपको किसी डिपार्टमेंट ने आरोप लगा दिया, आप कहेंगे नहीं ये हो गया। अरे प्रूव हुआ क्या आप बताइए। You have to prove that, and if it is proved, definitely action should be taken. पर उस मुद्दे पे पूरी संसद को बंद कर देना, मेन उस पे डिस्कशन नहीं करना, ये तो विपक्ष की विफलता होगी। ओके, इसमें एक चीज ये जरूर है कि ये जो संसद का ये सत्र जब से शुरू हुआ है तब से लगातार अडानी जो है, अडानी को लेकर के कभी काली पट्टियां बांध कर आई जा रही हैं, कभी अडानी का टी शर्ट पहन के आई जा रही है, कभी अडानी की जैकेट्स के पीछे फोटो लगा के, कभी काला बैग। और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव ने कहा कि हम अडानी के मुद्दे पर हमें तो संभल पे डिस्कशन चाहिए। विपक्ष तो इस मसले पर पूरी तरह से बटा हुआ है, और जो ड्राइविंग सीट वाली बात है, ये एक संकट विपक्ष के सामने इस वक्त दिख रहा है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि इसके कारण जो है ये
टैक्टिस है पर या वो क्या है? संभल पर डिस्कशन करें। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे? तो वो ठीक है ना, संभल पर आप जब संभल पे अखिलेश यादव बोल रहे थे तब राहुल गांधी बाहर नारे लगा रहे थे अडानी के खिलाफ। ये देखिए ना, तो ये भी तो है ना, वो तो संभल पे डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन आपका कोई नेता वहां नहीं था सदन के अंदर जब संभल पे डिस्कस हो रहा था। ये तमाम सवाल है तहसीन जो उठते हैं हमारे सामने। लेकिन अवधेश जी, ये पूरा जो लॉकजम बना हुआ है कैसे देखेंगे आप इसको? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। देखिए, ये तो ठीक है कि संसद में इस वक्त जो हो रहा है ये पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं, या ऐसे हंगामा होता है, ऐसी सब कुछ होता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है 72 साल में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में। यह अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट है, क्या वजह देखते हैं आप? इसीलिए ये अब एक लॉक जाम नहीं है, ये तो इसको तो बहुत गहराई से देखने की जरूरत है कि आपको विपक्ष को सरकार से तो लड़ाई हो सकती है। तहसीन जी कह रहे हैं कि विपक्ष का काम विरोध करना है, क्या विपक्ष का काम उपराष्ट्रपति का विरोध करना है, राष्ट्रपति का विरोध करना है, सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना है, चुनाव आयोग का विरोध करना है, लोकसभा अध्यक्ष का विरोध करना है? मैंने इसका मतलब कि विपक्ष का मतलब यह है कि सबके विरुद्ध है। यानी हम अगर कल है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बाकी है और विपक्ष आएगा तो कहेगा आप त्याग पत्र दीजिए, हटिए, आपके हम विरोधी है। ऐसा होता है क्या? सरकार के कार्यकाल में ही सत्ता बदल जाएगी, मान लीजिए कुछ हो जाए, तो ये तो एक भयानक बहुत डरावना परिस्थिति है। और जो कुछ तहसीन जी कह रहे हैं, हमने तो नहीं सुना है, आपने सुना है अशोक जी कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस सीरिया को लेकर चिंता व्यक्त कर रही हो और बांग्लादेश की चिंता व्यक्त कर रही हो कि इस पर आइए बात करते हैं, और सरकार उससे भाग रही हो। फिर तो जो विपक्ष बांग्लादेश में जिहादियों के, जमाते इस्लामी के बिल्कुल प्लान्ड विद्रोह को, जिसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका है, जिसके पीछे अमेरिका की भूमिका है, उसको समझ नहीं सकता हो, और जो भारत में बांग्लादेश दोहराने की बात कर रहा हो, उस विपक्ष में आप मानते हैं कि ऐसे नेता होंगे जिनकी इतनी दूरगामी दृष्टि होगी कि वो सीरिया को समझ ले, बाकी चीजों को समझ ले, या जो समझने वाले होंगे उनकी राहुल जी के सामने, कांग्रेस में या अखिलेश जी के सामने समाजवादी पार्टी में ऐसी हैसियत भी होगी कि वो अपनी बात रख सके? तो समस्या तो यहां आ रही है कि ना, जब एक अल्प दृष्टि वाले लोग, अज्ञानी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर राजनीति में होंगे, देखिए सोमनाथ चटर्जी से भारतीय जनता पार्टी को, तहसीन जी का ऑब्जेक्शन आपके शब्दों पर। अवधेश जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। बोल लीजिएगा। अभी कुछ और भी बोल रहा हूं, 2-4 शब्द और बोल दूंगा, एक साथ सबका उत्तर दे दीजिएगा। कई शब्द मेरे पास है अभी। यहाँ पर हमें फुल कॉन्फिडेंस है हमारे सभापति पर। अशोक जी, अशोक जी, इस समय की मतलब सोमनाथ चटर्जी जब थे, बहुत ही गलत तरीके से प्रश्न भी नहीं पूछे गए थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बिल्कुल उसकी तो सदस्यता खारिज कर दी थी। आडवाणी जी ने विरोध किया, ये गलत है, सबने विरोध किया, अनेक हुए, लेकिन कभी उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उससे ज्यादा तो लड़ाई नहीं हो सकती है ना। लेकिन ये तो आपका असहमति भी हो सकती है उपराष्ट्रपति से, मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन अगर कोई निर्णय ले रहा है, आप कैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं देश में। तो मैं यहीं पर जो जॉर्ज सोरोस की बार बार बातें अडानी जी को जो बार बार ला रहे हैं, मैं तो कई बार कहूंगा अभी तहसीन जी को कि हम लोग तो जरा तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, भाजपा भी थोड़ा तंत्र मंत्र में विश्वास करती है। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि किसी को अगर तंत्र मंत्र भूत प्रेत पकड़ लेता है ना, तो एक ही बात बोलता रहता है। तो थोड़ी झाड़ फूंक हो जाने से ना, बढ़िया से तंत्र मंत्र से वो चीजें उतर जाती है। ठीक है। दंगल फिल्म में सुनिए अशोक जी, में दंगल फिल्म में एक कलाकार है, अगर आपने देखी होगी, तो उस कलाकार में वो पाकिस्तान विभाजित होकर चला जाता है, लेकिन उसका दिमाग 1942 के क्रांति में अटका रहता है। तो जब वहां कोई बात होती है तो अंग्रेजों भारत छोड़ो चिल्लाता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग उसका मुंह बंद करते हैं। तो ये अडानी पर अटकी हुई सुई जो है, क्या यहां तक लोगों को पहुंचा देगी कि आप अडानी के लिए उपराष्ट्रपति के विरुद्ध चले जाएंगे, देश के मुद्दे को छोड़ देंगे और ये स्थिति पैदा कर देंगे। अच्छा, आज मैं अंतिम पूछ रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो जाएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति और सभापति के प्रति विपक्ष का क्या व्यवहार होगा? कभी इस पर विचार किया है कि एक सीमा लांघने के बाद
क्या हमारे पास किसी पैचअप का या मेल मिलाप का या बातचीत का रास्ता बचता है? अगर उसके बाद उपराष्ट्रपति उनके विरुद्ध वाकई काम करने लगे, तब क्या रास्ता बचेगा विपक्ष के पास? ओके, तहसीन जी, बहुत बड़ा प्रश्न। तहसीन जी, ये सवाल, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि सुई अटक गई है और अडानी को लेकर के राहुल गांधी इतना आगे चले गए कि अब वो उनको कोई और कुछ इशू नहीं नजर आता, और इसी लपेटे में जो है उपराष्ट्रपति भी आ गए। अच्छा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं और उसको जोड़ता हूँ। अवधेश जी का मैं उनकी बात पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया। ठीक है। देखिए, सरकार का काम है कि पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश को बताए, क्योंकि पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन होता है मुल्क का, कि आगे की हमारी पॉलिसी क्या है, वर्तमान पॉलिसी और फ्यूचर पॉलिसी। और खास करके जब हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन आज हमारे दुनिया में इतनी फ्रैजाइल है। दूसरी चीज़, इकॉनमी, पहली बार हमारी इकॉनमी जीडीपी जो है, आरबीआई ने एक नेगेटिव आउटलुक दिया है, घट रही है इकॉनमी, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है। जो भी हमारा आउटलुक है उसके पास प्लान भी क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि टैक्स और बढ़ेगा, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे। और इससे मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ इन बातों से। इन बातों को अगर विपक्ष पार्लियामेंट में उठाएगी, इसका फायदा होगा। ये आज जो है सेविंग्स, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं देश के। मैं मानता हूं कि वो उद्योगपति मुद्दा नहीं है, मैं इसको पूरी तरह से मानता हूं। एक ये मुद्दा है और उसको काउंटर करने के लिए सोरोस का मुद्दा ले आए। दोनों सरकार और विपक्ष इन मुद्दों पर देश और पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रही है। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, बाकी विपक्ष की पार्टीज ने कुछ मुद्दे रखे हैं, सरकार भाग रही है। मैं 50,000 रुपए का एक बंडल मिला, आपने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। क्यों आप पार्लियामेंट चलने नहीं, 50,000 रुपए के लिए आपने पार्लियामेंट क्यों चलने नहीं दिया? आप उसकी जांच करते हैं, कहां से आया, कहां से नहीं आया, किसका आया, क्या पैसा आया, कौन सी बैंक से विड्रॉ, आप जांच करते हैं उसके लिए पार्लियामेंट नहीं चलने दी। 50,000 का एक बंडल मिल गया, ये कौन सी बात हुई? ये जेन्युइनली कौन सी बात? नहीं, आप सारे जियोपॉलिटिकल इशू की बात कर रहे हैं और नहीं, वो ठीक है, इकोनॉमी को डाउनग्रेड किया है, ठीक है, वो इशू पर बात हो ना, वो इशू पे बात हो, किसी को मैं एग्जैक्टली वो इन इशू सर उन इशू पर बात हो, मैं इसलिए तो कह रहा हूं, उन इशू पे बात नहीं होती है। मैं फिर बार बार याद दिलाता हूं, आप याद कीजिए, पूरे महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो है सेफ लेकर पहुंचे थे और अडानी कर रहे थे, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कोई मुद्दा उन्होंने उठाया था। फिर उसके बाद जो रोहन गुप्ता कह रहे थे बिल्कुल सही है, 4 महीने से जो है बांग्लादेश में हो रहा था। आप मुझे एक बता दीजिए कि विपक्ष की ओर से एक बार बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए, महाराष्ट्र में वोट जिहाद करने की कोशिश हुई और उसके जवाब में जब हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद जो है अचानक से कांग्रेस ने आके जो है एक ट्वीट कर दिया, लेकिन एक ट्वीट कर दिया उसके बाद कांग्रेस की भी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं कहता हूं विपक्ष खराब है। बताइए, सुनिए, राहुल गांधी जी ने कभी हिंदू शब्द का प्रयोग भी किया हो तो बता दीजिए मुझे कहीं से। ना, हिंदू शब्द वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया बांग्लादेश को लेकर के। ये बात भी अवधेश जी की मार्के की बात है। राहुल गांधी जी का एक शब्द बताइए ना, कभी उन्होंने कहा हो कि हिंदुओं के लिए आवाज उठाना है। मैं कह रहा हूं अवधेश भाई, आप बात को समझिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस गलत है, कांग्रेस ने बात नहीं की, लेकिन क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि पार्लियामेंट के माध्यम से देश को बताए बांग्लादेश में हमारा प्लान भी क्या है? सरकार से शेख हसीना भारत की दोस्त थी, वो और कांग्रेस और भाजपा साथ में खड़े शेख हसीना के मुद्दे पर। कांग्रेस कहां खड़ी है सर? शेख हसीना के मुद्दे पर कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस तो बाकायदा, कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है, वो तो बाकायदा सवाल उठा रहे कि कैसे शेख हसीना को जो है भारत ने शरण दे दी गई। नहीं, वो जरूरी है उसको शरण देना, वो कहा जाएगी बेचारी। नहीं, वो आप कह रहे हैं सर, वो आप कह रहे हैं। क्या एक बार इस पर नहीं, ये आपका लाइन है, लेकिन मुझे कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन एक मुझे बताइए, कांग्रेस का एक बयान इस पर हो कि शेख हसीना को शरण देना बिल्कुल सही है। एक बार बताइए सर। देखिए, भारत की जो स्ट्रेटेजी है शेख हसीना को लेकर, वो बिल्कुल सही है। शेख हसीना एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं। एक मिनट अवधेश जी, तहसीन जी, मैं यही बात कह रहा हूं, इस देश में अभी आपने खुद कहा कि शेख हसीना को लेकर भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, भारत में बहुत सारी चीजें सही हैं, लेकिन क्या विपक्ष की ओर से एक बार भी ये कहा गया कि ये सही है? एक बार भी शेख हसीना वाला मामला ले लीजिए। नहीं होती ना, वो एनजीओ वाले चला रहे बांग्लादेश को, तो सर वो एनजीओ, कांग्रेस को तो पूरा एनजीओ चला रही है।
कांग्रेस को छोड़िए, विपक्ष को छोड़िए, प्रधानमंत्री जी प्लान भी क्या है मुझे वो बताइए। मैं फिर वही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से प्लान भी पूछने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन मुझे यह अधिकार है कि इस भारत का विपक्ष जो है हर सिस्टम पर अगर सवाल उठाएगा, भारत में हर अच्छी चीज पर चुप हो जाएगा, तो वो मैसेजिंग अच्छा नहीं है। बांग्लादेश में कभी चुप रहना, शेख हसीना पर लेकर अपनी बात नहीं कहना, और जब कांग्रेस चुप रहती है तब उसके बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम चोरी से निकलता है, चुपके से निकलता है, और फिर कहता है शेख हसीना को क्यों शरण दे दी गई, वो तो भागी हुई है, उसको क्यों बचा लिया गया, उसको जो है सौंप देना चाहिए। ये सब सवाल तहसीन जी बड़े वैलिड हैं। 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद और गृह मंत्री 5 साल 6 साल रहने के बाद इकोसिस्टम से हम सर यही तो कांग्रेस तो पूरा इकोसिस्टम पर ही चल रही है तहसीन जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ट्विटर पे ही जीतेगी, नहीं तो ये छोड़िए ना, तो आप पार्लियामेंट में मुझे कांग्रेस में मेरा अधिकार नहीं है, आपका पूरा अधिकार है, आपका पूरा अधिकार है। तहसीन पूनावाला आपका, तहसीन पूनावाला पूरा एकदम नहीं, आपका तहसीन पूनावाला आपका पूरा अधिकार है, इसीलिए मैं कहता हूं आप सवाल पूछिए, रोहन गुप्ता जवाब देंगे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो सवाल मैं जेन्युइन सवाल उठाता हूं विपक्ष की भूमिका को लेकर के, उस पर विपक्ष को क्लैरिफाई करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। और इससे पहले रोहन जी दिख रहे हैं क्या? मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहे रोहन जी, रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, ये जो तहसीन कह रहे हैं कि भाई हमारा सरकार से सवाल पूछने का हक है, सरकार को कई इश्यूज पर आके स्थिति क्लैरिफाई करनी चाहिए। तो ये तो कम से कम मान लीजिए विपक्ष जो है, विपक्ष ठीक है, विपक्ष की तो भूमिका हम देख रहे हैं, लेकिन अगर तहसीन पूनावाला या बाकी विपक्ष का है, जैसे समाजवादी पार्टी संबल की बात कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं, तो उनका तो अधिकार है, उनको तो उनका अधिकार मिलना चाहिए ना। देखिए अशोक जी, मैंने पहले भी कहा विपक्ष का पूरा अधिकार है और संसद इसीलिए है ना कि सरकार को जवाब देने, पर कौन से मुद्दे पे आज जो तहसीन भी बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की लाइन नहीं है। अगर वो कांग्रेस की लाइन होती तो मुझे नहीं लगता है कि यह हाल होता। आज जो बांग्लादेश की आपने बात की, कम से कम 50 डिबेट की होगी, 4 महीने तक आप एक स्टेटमेंट नहीं देते हो और फिर आप बोलोगे नहीं संसद में, तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। जनता उसी मुद्दों को विपक्ष को स्वीकार करेगी जहां जनता को लगेगा कि विपक्ष ये मुद्दों को ईमानदारी से उठा रहा है, नहीं तो जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। और यही कांग्रेस के साथ हो रहा है। आज चंद दरबारियों की के चलते चलते कांग्रेस इस कगार पे आ चुकी है कि अब इंडी गठबंधन का नेतृत्व खोने की कगार पे आ गई है। सत्ता तो छोड़ दीजिए, क्यों सबका विश्वास क्यों हट रहा है? क्यों आपके साथी पार्टियों का विश्वास आपसे कम हो रहा है? क्योंकि जिस मुद्दों के सहारे आपको राजनीति करनी चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए, वो मुद्दे उठाने में आप बुरी तरह से विफल हुए। आप उठाइए, अडानी का इश्यू भी उठाइए, पर आपका कोर इश्यू क्या होगा, कोर मैसेजिंग क्या होगा? जब तक आपके कोर मैसेजिंग के साथ में जनता अलाइन नहीं करेगी, तब तक आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। और ये हम आज नहीं, जितने भी इश्यू कर लीजिए, मैंने मणिपुर का एग्जांपल इसीलिए दिया अशोक जी, जिस दिन उन्होंने मणिपुर के इश्यू पे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं मैं बयान देने को तैयार हूं, विशेष सत्र है और आप वॉकआउट कर रहे हैं, जनता क्या इसको ड्रामा ही समझेगी ना? अगर पूरे ड्रामा नहीं होता तो क्यों नहीं बैठे? क्यों आपने प्रधानमंत्री को सवाल नहीं पूछे? आपके पास अधिकार था कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुनने के बाद में उनको आप सवाल पूछते, आपने वॉकआउट कर लिया। जनता कैसे भरोसा करेगी और सत्ता पार्टी कैसे भरोसा करेगी? अगर सत्ता पार्टी ने आप पे भरोसा रख के मणिपुर पे सत्र बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अगर आप छोड़ के चले जाएंगे, सत्ता पार्टी दूसरी बार आप पे भरोसा नहीं कर सकती है। ठीक, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और अशोक यादव जी ब्रेक के तुरंत बाद आपके पास आऊंगा, सीधा आपके पास आऊंगा। अशोक यादव जी बने रहिए मेरे साथ, 2 टूक पे चर्चा जारी है और भारत पर अविश्वास और सीरिया बनने की आस, इस पर चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक हम चर्चा कर रहे हैं आज भारत पर अविश्वास और सीरिया बनने की आस। एक तरफ भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जो अविश्वास जताने का जो सिलसिला था वो लगातार विपक्ष की तरफ से जारी है। अविश्वास प्रस्ताव अब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ ले आया गया है। दूसरी तरफ संजय राउत जैसे नेता कह रहे हैं कि भारत में भी एक दिन ऐसा होगा कि भारत में जिस तरह से सीरिया में हुआ उस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को भागना पड़ेगा। मैं आपको बार बार याद दिला चुका हूं, ये अकेले एक बयान नहीं है। इससे कुछ समय पहले तक लोग बांग्लादेश भारत के बनने की जो है आशंका जता रहे थे, उम्मीद जता रहे थे, बल्कि कहना चाहिए कि भारत एक दिन बांग्लादेश बने। अब जो लोग बांग्लादेश बना रहे थे आज सीरिया बना रहे हैं और उनको जो है भारत का कोई सिस्टम पसंद नहीं है। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़े हुए हैं बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक यादव जी, अडानी पर तो आप बिल्कुल साथ नहीं खड़े, आपने हाथ झाड़ दिए कि अडानी पर आज तो कह दिया गया अडानी का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आप भी साथ खड़े हो गए। क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव इतना कहां ले जाएगा ये? देखिए अशोक जी, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उसमें बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण भी किया था और उनको कुछ संवैधानिक पावर भी दिए थे ताकि जो चुनी हुई सत्ता को निरंकुश होने से बचाए, चेक एंड बैलेंस के लिए। लेकिन ये मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक एक करके उन संवैधानिक संस्थाओं की साख को तार तार कर रही है, उसमें अपने पॉकेट का आदमी घुसा रही है। फिर वो लोग उन संवैधानिक संस्थाओं में बैठ करके नीचे गिरने की कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन संवैधानिक संस्था का व्यक्ति कितना नीचे गिरेगा मोदी सरकार की चरण वंदना करने के लिए। आप देखिए, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, उन संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन देश और दुनिया देख रही है कि वो लोग नहीं सर, नाम लेकर करना चाहिए। अशोक यादव जी, मेरी सलाह है आपको, अगर आप कह रहे हैं तो पिन पॉइंट, आप जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में है इस वक्त, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको नाम लेकर बोलना चाहिए कौन सी संवैधानिक संस्थाएं जो है जो इस तरह से चरण वंदना कर रही हैं। आप देखिए, आप शुरुआत करिए जुडिशरी से, आप शुरुआत करिए ना, देखिए क्या असर गिर गया जुडिशरी के लोगों का। उसके बाद शुरुआत करिए उपराष्ट्रपति जी का। उपराष्ट्रपति जी हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाद में, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो क्या उचित है? एक उपराष्ट्रपति को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जो व्यवहार देश के लोगों को नागवार गुजरे, जो संवैधानिक संस्था के कुर्सी को नागवार गुजरे। देश के लोगों को छोड़िए, पहले उस कुर्सी के साथ क्या वो इंसाफ कर रहे हैं अशोक जी? जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, आप ठीक है भाजपा से आप आए हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सरपंच की कुर्सी बैठ जाते हैं तब आपका दायित्व कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन वहां पे बैठ के अगर आप बजरंग दल की कार्यकर्ता की भूमिका निभाएंगे तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और समाजवादी पार्टी भी उसके साथ रहेगी, क्योंकि ये उचित नहीं है जिस तरह का व्यवहार उनके द्वारा या तमाम संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी उस अविश्वास प्रस्ताव के साथ खड़ी है। आपको लगता है जुडिशरी का स्तर गिर गया? जुडिशरी में लोग चरण वंदना कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो है उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग कर रहा है, सारी संस्थाएं जो हैं आज जो है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं आपके हिसाब से? देखिए अशोक जी, मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश की जो जनता का एक देश की जनता कहां कह रही है? कहां का देश की जनता ने? मुझे एक उदाहरण बताइए। आप मुझे बताइए, एक मुद्दा आप लेकर गए हो जनता के बीच और जनता ने उस पर जो है आपको ठोक करके जो है वोट दे दियो। आप मुझे एक मुद्दा बताइए ना, जनता का फैसला कैसे मानेंगे आप?
अशोक जी, अभी लोकसभा का चुनाव हुए कितना दिन हुआ है? 4 जून को ही तो रिजल्ट आया और है। उसके बाद हरियाणा 4 जून को ही तो रिजल्ट आया हरियाणा है। महाराष्ट्र के चुनाव के कितना समय हुआ? नहीं ठीक है, हरियाणा महाराष्ट्र में एक के स्ट्राइक रेट रहा, इंडिया और एनडीए का एक का स्ट्राइक रहा ना। हरियाणा महाराष्ट्र एनडीए जीता, झारखंड और जम्मू कश्मीर हम लोग जीते, तो एक का स्ट्राइक रेट तो रहा। मतलब चुनाव उसमें ठीक हुए ना, एक स्ट्राइक रेट हुआ, चुनाव तो ठीक हुए ना, इसका मतलब। देखिए चुनाव ठीक हुए, अभी आपने कहा लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव परिणाम ठीक थे, चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया, और अभी एक की स्ट्राइक रेट है, चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया, तो शुक्रिया कर दीजिए मेरे शो पर, चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया। अशोक जी, जो चुनाव आयोग के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मोदी सरकार बाहर कर देती है। फंस गए सर आप। अभी क्या आपने पलटी मार लिया। अब मैं आपको आईना दिखाता हूं। अभी आपने पलटी मार नहीं पलटी मारने सर सुनिए, मैं आपको आईना दिखाता हूं सर। अभी आपने क्या कहा? अभी आपने कहा लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव को आप जनमत मान रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको 37 सीटें मिल गई। आपने कहा देखिए लोकसभा चुनाव में जनता ने हमारी बात कितनी मानी, सरकार आपकी नहीं बनी, इसका मतलब लोकसभा चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया कराए थे। फिर आप कह रहे हैं कि अभी जो हरियाणा और साथ में जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए, मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए अवधेश जी, रुकिए अवधेश जी, 1 मिनट। फिर आपने कहा हरियाणा चुनाव, 1 मिनट रुकिए सर। अभी आपने कहा 1 मिनट सर, प्लीज सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सुनिए 1 मिनट। अभी आपने कहा हरियाणा और उसको 1 का स्ट्राइक रेट हुआ, तो भाई अगर 1 का स्ट्राइक रेट है, इसका मतलब चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है, उसकी तारीफ कीजिए। अब आपको आपत्ति इस बात पर है कि चुनाव कौन आयुक्त कैसे बन रहा है, ये कर रहा है। अब देखिए आप लोग एजेंडा कैसे चलाते हैं, तहसीन जी भी, और तहसीन जी कम चलाते होंगे, लेकिन उनकी उस जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं पार्टी ज़्यादा चलाती है। और अशोक यादव जी आप चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे बोलेंगे? अभी महाराष्ट्र के आपके विधायक का कल स्टेटमेंट आया था, उसने कहा कि ईवीएम ने बहुत बढ़िया काम किया है, और मेरे यहाँ पे ईवीएम बड़े पारदर्शी तरीके से काम किया। आपके एक विधायक जो चुने गए उन्होंने कहा। और दूसरा ये देखिए, ये आपको मरवाड़ी बता रहा हूं, ये का मरकवाड़ी एक गांव है, और उस गांव को लेकर आप लोगों ने क्या माहौल बनाया था कि वहां जी बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। शरद पवार पहुंच गए थे कि वो तो एनसीपी का गांव है, पूरा का पूरा गांव एनसीपी का है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां में इतने। लेकिन ये उस गांव का पूरा इतिहास है, और इस गांव के पूरे इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर एक तरफा वोटिंग हुई हो एनसीपी के लिए। एनसीपी वाले ठोक के कह रहे तो हमारा पूरा गांव है जी। अब मैं आपको बता दूं इस गांव की वोटिंग पैटर्न क्या है। 2014 में राष्ट्रवादी पार्टी को यहां 533 वोट मिले थे, और स्वाभिमानी पक्ष दूसरी पार्टी जो थी उसके विरोध में उसको 664 वोट मिले थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को विधानसभा 2014 294 वोट मिले थे, और अनंत खंडागले जो उनके विरोध में खड़े थे उनको 980 वोट मिले थे। सोचिए 294 और 80। लोकसभा 2011 956 वोट भी भाजपा को मिले, और राष्ट्रवादी पार्टी को 395 वोट मिले। विधानसभा 2019 1346 राष्ट्रवादी पार्टी, यहां भाजपा को 300 वोट मिले। लोकसभा चुनाव 2024 शरद पवार गुट का एनसीपी 1021 466 बीजेपी को मिले। तो ये ऐसा नहीं है कि वो गांव जो है वो एनसीपी को बपौती है कि वहां हर आदमी एनसीपी को, लेकिन माहौल क्या बनाया गया कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और क्यों बनाया गया? क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोग माहौल बनाना, आप लोग हर संवैधानिक संस्था पर अटैक करते हैं, बिना किसी आधार के अटैक करते हैं, और संवैधानिक संस्था पर आप अटैक करते हैं, विपक्ष अटैक करता है, कांग्रेस अटैक करता है। मुझे हैरानी होती है। ये देखिए खबर, नवीन चावला को सोनिया गांधी ने देश का चुनाव आयुक्त बनाया। सोनिया गांधी जी क्या थी? महज एक एमपी थी। और सोचिए एक सांसद, यूपीए की चेयरपर्सन थी, प्रधानमंत्री नहीं बना रहे नवीन चावला को कौन बना रहा है चुनाव आयुक्त? सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। और इन्हीं नवीन चावला के खिलाफ बाकायदा मुख्य चुनाव आयुक्त ने चिट्ठी लिखी थी, और यह कहा था कि यह नवीन चावला कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं चुनाव आयुक्त रहते हुए। और वो चिट्ठी लीक हो गई थी। उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने 12 घटनाएं गिनाई थी कि नवीन चावला किस तरह से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठ करके। और साथ साथ यह भी कहा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा नवीन चावला को हटाओ, लेकिन सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया, मनमोहन सिंह जी ने मना कर दिया। आज वही कांग्रेस सवाल उठाती है कि चुनाव आयोग सब कॉम्प्रोमाइज है। शर्म आती है मुझे। इस तरह के झूठे एजेंडे मत बनाया करिए सर, आप लोग को एक्सपोज हो जाएंगे तो आप लोग को शक्ल दिखाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। रोहन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं अशोक जी और एक चीज कहना चाहूंगा, कल
महाराष्ट्र के चुनाव आयोग के कमिश्नर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका स्टेटमेंट आया कि 288 बैठक के 1440 बूथ में वीवीपैट के साथ में जो है ईवीएम के आंकड़ों को देखा गया, एक वोट का फर्क नहीं आया, और फिर भी इनको शर्म नहीं आती है देश के चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए। मुझे बताइए, मतलब ये तो देश की जनता के आदेश पे भी भरोसा नहीं कर रहे। अगर उनके खिलाफ हो गया तो देश की जनता खराब हो जाएगी। तो ये जो मानसिकता है अशोक जी, पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है। सर मैं यही कह रहा हूं, 2014 के बाद 2014 जूत रहे हैं तो वहां पे ईवीएम खराब नहीं है। मैं यही कह रहा हूं सर, 2014 के बाद जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को आप पर हमला किया गया, ठीक उसी तरह से 2014 के बाद देश का कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा जिसमें कांग्रेस और विपक्ष हारा और विपक्ष ने उस पर सवाल ना उठाए हो। जहां जहां जीत जाते हैं वहां पर तो स्कोर बराबर हो जाता है, एक एक का स्कोर बराबर हो जाता है, वहां जनता ने हमें वोट दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत पर अविश्वास है, भारत की संस्थाओं पर अविश्वास है। क्यों? क्योंकि भारत को सीरिया बनाने की आशा है। आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं भारत पर अविश्वास और सीरिया बनने की आस, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। तहसीन जी, मैं यही जो मैं बात कर रहा हूं, देखिए महाराष्ट्र चुनाव या चुनाव आयोग को लेकर अब जो तमाम फैक्ट्स जो सामने है, मरकवाड़ी गांव का भी पूरा फैक्ट सामने है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार इस तरह का झूठा नैरेटिव माहौल बनाया जाता है सब संस्थाओं के खिलाफ। अभी ठीक है, मैं उपराष्ट्रपति वाला छोड़ दीजिए, अभी तय होगा, डिबेट होगी, देखेंगे, जनता तय करेगी। लेकिन चुनाव आयुक्त को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फिर वही अब बैठक कर रहे हैं विपक्ष कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब जब हारते हो तब तब आपको चुनाव आयोग और ईवीएम गड़बड़ लगता है, जीत जाते हो तो आपको बड़ा सही लगता है। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो सवाल उठाने चाहिए, जो मुझे लगता है वो सवाल ये है कि चुनाव क्यों पोस्टपोन किए गए। महायुति की सरकार ने जो लाडली बहन योजना है उसको किस तरह से फिर जब पोस्टपोन किया गया तब अनाउंस किया, एडवांस में पैसे दिए गए दिवाली को लेकर, तो मुझे लगता है ये अनैतिकता, इन सवालों को उठाना चाहिए था। उसके अलावा जो महाराष्ट्र के चुनाव के जो मुद्दे थे वो थे कापूस, सोयाबीन और किसानों के तहसीन जी मुद्दे। और जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उठाए क्या जा रहे हैं। अब उठाने जो चाहिए थे वो आपकी बात सही हो सकती है, उठाए क्या जा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी तो मैं हरियाणा महाराष्ट्र की बात की, अभी हरियाणा में हुड्डा जी का पूरा एक इंटरव्यू चल रहा है। हुड्डा जी कह रहे हैं कि भाई हमारा संगठन जमीन पे था नहीं और आप जो है चुनाव जीतने की हवा बना रहे हो, तो संगठन नीचे काम नहीं करेगा, संगठन में बदलाव नहीं होंगे, काम नहीं करेगा, फिर आप कह दोगे चुनाव आयोग। अब आप मुझे बताइए, इस इंटरव्यू का मैंने भी इंटरव्यू देखा, हरियाणा में मैं भी था,
कौन चला रहा था चुनाव? तो वही तो चला रहे, वो और उनके सपूत्र से चला रहे थे। वो बेचारी को शैलजा जी बोल रही थी मुझे टिकट दो, तो सर टिकट दो, अब वही चला रहे। तो सर उनके और उनके सबूत की गर्दन पकड़ लीजिए ना, चुनाव आयोग पर चढ़ाई क्यों कर रहे हो भाई? मतलब वही तो चला रहे थे, वो बेचारी शैलजा जी कह रही थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग पर चढ़ाई क्यों कर रहे हो? अशोक यादव जी बोलिए। नहीं देखिए अशोक जी, आपने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि अगर चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल में से सीजेआई को रिप्लेस करने का कोई एक कारण बताया भाजपा कि क्यों रिप्लेस किया गया? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ना कि बहुमत उनका हो जाए, जिसको चाहे उसको चुनाव आयोग में इस्टेब्लिश कर दें, और क्या रीजन हो सकता है? भारत में सीजीआई कैसे बनते हैं जी? भारत में सीजीआई किसको आपने रिप्लेस करने की बात करी? सीजेआई को जो सिलेक्शन पैनल था अशोक जी, चुनाव आयोग के सिलेक्शन इससे पहले कौन नियुक्त करता था? तब तक सिस्टम सही था आजादी, तब तक कौन नियुक्त करता था? चुनाव आयोग। पूछ रहा हूं कि अरे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कौन नियुक्त करता था सर इससे पहले? नहीं, अभी पैनल में कम से कम 3 लोग होते हैं ना, तब पहले कैसे नियुक्त होते थे? और नवीन चावला पे बोलिए, तब तो आप भी सरकार में शामिल थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जब नवीन चावला वाला कांड हुआ था, तब आपने कितनी चिंता की चुनाव आयोग की? नहीं, आपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बातें कही, लेकिन ये इसका जवाब नहीं है कि सीजेआई को रिप्लेस कैबिनेट मंत्री से क्यों किया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2014 से पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता था? सोनिया गांधी करती थी। सोनिया गांधी कौन थी बताइए? देखिए आप लोग, अरे बताइए ना सर, अरे आप कह रहे हैं 3 लोग जो करते हैं गलत करते हैं। मैं पूछ रहा हूं सोनिया गांधी कौन थी जो भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति करती थी? कौन थी सोनिया गांधी? और आप उस सरकार के साथ थे, बताइए सर। देखिए सोनिया गांधी जी कहां नियुक्ति कर पाएंगे? कोई सांसद अरे कैसे नियुक्ति करेगा? आपको खबर दिखा रहा हूं आपको, खबर दिखा रहा हूं आपको। सोनिया गांधी नियुक्त करती थी, तब आप क्यों नहीं बोले? सर दिक्कत पता है अशोक यादव जी, दिक्कत पता है क्या है? यही दिक्कत है, मैं यही कह रहा हूं। मैं नहीं मानता हूं, सुनिए, मैं नहीं मानता हूं कि 2014 के बाद देश में आजादी आई। कई लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूं कि 2014 के बाद देश में ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। 2014 से पहले चुनाव आयोग बड़ा बढ़िया काम कर रहा था, सब कुछ बड़ा बढ़िया था। यही दिक्कत आप लोगों के साथ है कि आप लोग 2014 को ईसा पूर्व और ईसा बाद का मानते हैं। यही आप लोगों के साथ दिक्कत है। अवधेश जी जल्दी से 30 सेकंड। देखिए, तहसीन जी ने तो बहुत अच्छा कांग्रेस के बारे में बता दिया कि कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा है वो उठा ही नहीं सकती है, क्योंकि सारे मुद्दे वो गिनाए हैं जो उठाए जाने चाहिए, जो कांग्रेस नहीं उठाती है। तो विपक्ष की, देखिए, इस समय देश में एक खतरनाक साजिश चल रही है। अब जाने अनजाने उस साजिश का पार्ट अगर कांग्रेस बन रही है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस एक डेंजरस आदमी है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है कि ला के आप कोर्ट में खड़ा करेंगे। उसकी एक आइडियोलॉजी है ओपन सोसाइटी की, और उसमें जैसे उसने पूर्वी यूरोप में बाकी जगह किया कि एनजीओ के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इस देश के प्रमुख व्यक्ति को निशाना बनाओ और कल्चर ऐसा क्रिएट करो कि पूरे सारी संस्थाएं जो हैं अविश्वसनीय है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो रही है, और फिर वहां सत्ता में परिवर्तन लाओ, और उसके लिए फिर उस प्रकार के लोगों को तैयार रखो। और इस समय जो विपक्ष की भूमिका है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस के इशारे पर, ठीक उसकी योजना के अनुरूप भारत में हो रहा है, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। ये बिल्कुल अगर आप उसके बेटे का स्टेटमेंट पर है एलेक्स सोरेस का कि हम ओके, रोहन गुप्ता 30 सेकंड, रोहन गुप्ता 30 सेकंड। ऐसे कब तक चलेगा रोहन गुप्ता? 30 सेकंड, कब तक चलेगा ये सब कुछ? अशोक जी, यही तो आपत्ति है कि कब तक चलेगा। विपक्ष ये समझ नहीं पा रहे कि जिस प्रकार से संसद कोई लोग रोक रहे हैं, अपनी विश्वसनीयता दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। आज तहसीन भाई की एडवाइस मान ले, एटलीस्ट वो इश्यू तो उठाए जो जनता को स्पर्श कर रहे हैं। आज आप फॉरेन ताकतों की नाम पे आप यहाँ पे संसद को खराब कर रहे हैं, और वही अदानी जो तेलंगाना में ठीक है, वही अदानी जो उनकी राजस्थान की सरकार की तब ठीक थे, वही अदानी जो छत्तीसगढ़ में सरकार की तब ठीक थे, वो अडानी दिल्ली में खराब हो जाते हैं। ओके, मैं यही दिक्कत ये है कि अडानी के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। हाँ, अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस अपने आप को एक्सपोज ही कर रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त देश में, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा ये टकराव की राजनीति और हमेशा टकराव के मूड में रहना, हमेशा सब संस्थाओं को जो है निशाने पर रखना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और भारत को सीरिया बनाने, बांग्लादेश बनाने की जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे लगता है उनको अगली फ्लाइट से बैठाकर सीरिया भेज देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।